हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार जीविका की आज की हमारी जो एरिया कोऑर्डिनेटर एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति की निगरानी करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसकी जो निगरानी करनी है उसके लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो FMS का यूज किया जाता है, आवास सॉफ्ट का यूज किया जाता है, ई ग्राम स्वराज का यूज किया जाता है या मनरेगा वेबसाइट का यूज किया जाता है। तो जो आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसकी जो निगरानी करने के लिए जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है वो क्या है, आपका आवास सॉफ्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, आवास जो सॉफ्ट है, ये इसका राइट जवाब है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें आवास सॉफ्ट की, तो आवास सॉफ्ट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एक समर्पित MIS प्लेटफॉर्म है। ठीक है, MIS प्लेटफॉर्म है जो जियो टैगिंग और DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सहित अपने पूरे जो वर्क फ्लो को संभालता है। ठीक है, तो ये जियो टैगिंग के माध्यम से आपको पता है कि की जाती है, यानी जब आपका घर बनता है, जब आपको पैसा इसके तहत मिलता है, उसके बाद क्या किया जाता है कि टाइम टू टाइम जितना काम होता है उसके अनुसार आपकी क्या की जाती है कि उसकी टैगिंग की जाती है, यानी पिक्चर्स वगैरह अपलोड किए जाते हैं उसके। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी चयन सूची में अपवर्जन यानी एक्सक्लूजन के लिए SECC डेटा में किस मानदंड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि SEC जो डेटा आपका 2011 का आता है ये। ठीक है, तो इसके तहत पूछ रहा है कि कौन सा मानदंड का उपयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आपको पता है जो डाटा यूज किया जाता है वो 2011 का डेटा दिया जाता है, तो उसी में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक कमरा वाला पक्का मकान होना चाहिए। दूसरा है मोटर चालित 2 या 3 या 4 पहिया वाहन या कृषि उपकरण स्वामित्व या 2 एकड़ से कम भूमि होना चाहिए। यह कह रहा है परिवार में एक भी महिला सदस्य नहीं होनी चाहिए। तो आपको पता है अपवर्जन यानी किन व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यानी किन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ नहीं मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो होता है कि उसमें दो डिवाइड था क्राइटेरिया आपका कि एक किन किन व्यक्तियों को मिलेगा और किन किन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा। तो अपवर्जन का मतलब होता है कि किस व्यक्ति को नहीं मिलेगा लाभ इसका। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोटर चालित 2 या 3 या 4 पहिया वाहन या कृषि उपकरण जिनके स्वामित्व है, यानी ये जब किसी व्यक्ति के पास 2 पहिए या 3 पहिया वाहन है तो ऑब्वियस ये बात है कि वो बहुत ज्यादा गरीब नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को इससे क्या किया गया है, बाहर रखा गया, यानी ऐसे व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसका देखिए, अगर कह रहा है कि मोटर चालित वाहन में फिशिंग बोट यानी 50,000 की सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड आदि वाले मानदंडों का उपयोग अपवर्जन के लिए किया जा सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके जैसे मोटर चालित वाहन या फिशिंग बोट भी है, जैसे मछली पकड़ने की जो बोट होती है वो होती है, या जिनका जो 50,000 से सीमा से जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना उसमें 50,000 से लिमिट है, उससे ज्यादा अगर उनकी इनकम है तो भी उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, और किन किन व्यक्तियों को लाभ मिलता है आपको पता है कि जिनके पास कच्चा मकान होता है या और जिनकी इनकम 50,000 सालाना जो इनकम होती है वो 50,000 के 1 लाख से कम होती है, उनको इसके तहत लाभ मिलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों के क्रियान्वयन में कौन सी सामुदायिक संस्था या निकाय महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाती है। ठीक है, तो जिला कलेक्टर कार्यालय है या ग्राम सभा है या क्लस्टर स्तरीय संघ है या ब्लॉक संसाधन संगठन होता है। तो आपका जो संस्था जो इंस्टीट्यूशन होता है जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत काम करता है, जो अंतिम होता है जो कहता है कि ये व्यक्ति या इस परिवार को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो होता है आपका ग्राम संगठन। आपका जो अंतिम निर्णय होता है वो ग्राम संगठन तय करता है कि किन व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका राइट जवाब होगा। ग्राम सभा दोनों योजनाओं में पारदर्शिता या लाभार्थी सत्यापन और सामाजिक अंकेक्षण दोनों के लिए मौलिक होता है। यानी जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना है दोनों के लिए आपका ग्राम सभा क्या करता है, अंतिम रूप से तय करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि DAY NRLM के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों द्वारा तैयार की गई ग्रामीण
गरीबी न्यूनीकरण योजना और जैसे जिसे VPRP किस योजना की मांग को भी समाहित करता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रामीण गरीबी न्यूनीकरण योजना है, इसके तहत किस मांग को समाहित किया जाता है, यानी किसको इसमें ऐड किया गया है DAYNRLM के तहत। तो प्रधानमंत्री ये आपका होता है, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओके, ये तो फुल फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसका फुल फॉर्म मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि ये क्या है, प्रधानमंत्री का ये है, लेकिन कौन सा है ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके तहत जो आपका यहाँ पे DAYNRLM के तहत किसको मर्ज किया गया, यानी किसको साथ लेकर किया जा रहा है, तो ये जो होता है आपका, ये आपका होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होता है, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण होगी, इसके तहत जो गरीबी न्यूनीकरण योजना को सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि VPRPM में हकदारी योजना शामिल है, जिसमें पेंशन, जॉब कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आवास योजनाओं की मांग को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 100% फंडिंग केंद्र सरकार द्वारा किस क्षेत्र के लिए प्रदान की जाती है, यानी 100% जो फंडिंग होती है किस क्षेत्र के लिए दी जाती है, तो सभी राज्यों के मैदानी क्षेत्रों के लिए, या उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, या विशेष श्रेणी के राज्य के लिए। तो जब आपको पता है कि जो राज्य और जो मैदानी क्षेत्र है उसमें जो फंडिंग होती है वो 50-50% होती है, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये जो फंडिंग होती है आपकी 90 होती है और 10 की होती है, ठीक है, 90 और 10 का होता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जो यूटीज आपकी होती है, यूनियन टेरिटरीज होती है, उसके लिए जो फंडिंग होती है 100% गवर्नमेंट द्वारा की जाती है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% इसकी फंडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जो फंडिंग है केंद्र सरकार द्वारा ही वहन की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान निर्माण में लाभार्थियों को तकनीकी सहायता कौन प्रदान करता है, जो लाभार्थी होते हैं उनको जो तकनीकी सहायता होती है वो कौन प्रदान करता है, तो ग्राम पंचायत सचिव करता है, रूरल मानस और तकनीकी सहायक करते हैं, या जिला कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है, या बैंक मैनेजर करता है। तो जो मकान के निर्माण की बात करा उसमें जो तकनीकी सहायता है वो कौन प्रदान करता है, तो वो आपका प्रदान करता है, एक मिनट, ये जो आपका प्रदान करता है ये आपका प्रदान करता है रूरल मानस और तकनीकी सहायता करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि DAYNRLM में DBU और GKP के तहत GKY के तहत जो प्रशिक्षित रूरल मानस है मासन है और अन्य तकनीकी कर्मी जो होते हैं गुणवत्तापूर्ण सहायता निर्माण में हेल्पफुल होते हैं, यानी घर जो भवन वगैरह निर्माण की सामग्री होती है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने में हेल्पफुल होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किस आधार पर किया जाता है, यानी जो किस्त प्रदान की जाती है किस आधार पर की जाती है, तो समय पर पूरा करने हेतु आश्वासन के आधार पर, या भौतिक प्रगति की जियो टैगिंग की गई तस्वीरों के सत्यापन के आधार पर, या केवल ग्राम पंचायत की सिफारिश के आधार पर, या लाभार्थियों की आय के स्तर के आधार पर तय की जाती है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके तहत जो लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किया जाता है किस आधार पर किया जाता है, तो भौतिक प्रगति की जियो टैगिंग की तकनीकी की तस्वीरों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो जो भुगतान जैसे कई किस्तें आपकी जमा आती हैं, कई किस्तों में आपका जो पैसा होता है लगभग 3 किस्तों में आपका पैसा आता है। तो पहला किस्त कब जारी होता है, पहला किस्त जारी होने के बाद जब जियो टैगिंग की जाती है, यानी जो प्रगति रिपोर्ट दी जाती है कि हाँ घर बन रहा है, तो उसके बाद दूसरी किस्त आती है और फिर फाइनल किस्त आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट जवाब होगा। कह रहा है कि किस्तें केवल तभी जारी की जाती है जब जियो टैगिंग के माध्यम से पिछले चरण का काम सफलतापूर्वक सत्यापित हो जाता है, तब जियो टैगिंग की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DAYNRLM के तहत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित और प्लेसमेंट प्रदान करने हेतु केंद्र और राज्यों के बीच की फंडिंग का अनुपात क्या होता है, तो जो आपका केंद्र और राज्य के बीच जो फंडिंग होती है वो 50-50 होती है, 60 और 40 का रेशियो होता है, 75 और 25 का रेशियो होता है, या 90 और 10 का रेशियो होता है। तो इसके तहत जो ग्रामीण युवाओं को जो प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और उसके जो प्लेसमेंट होता है उसमें जो फंडिंग होती है आपकी होती है 25 और
50 25 सॉरी 75 और 25 का रेशियो होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका राइट जवाब होगा। डीडीयू जीकेवाई के तहत फंडिंग जो है, फंडिंग का जो पैटर्न है मैदानी क्षेत्रों के लिए वो 25 और 75 के रेशियो में चलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डीएवाई एनआरएलएम के तहत किस प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमकेएसपी का गठन किया गया है। ठीक है, किस प्रकार की योजना के लिए, तो गैर कृषि आजीविका के लिए यानी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी लिवलीहुड के लिए, या फार्मिंग लिवलीहुड के लिए, या कौशल आधारित आजीविका या विपणन आजीविका के लिए प्रदान किया जाता है। तो जो आपका आजीविका को बढ़ावा देने की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका होगा कौशल आधारित नहीं, फॉर्म आधारित आपकी आजीविका होगी। ठीक है, फॉर्म आधारित जो आपकी आजीविका होती है इसके तहत आपको क्या किया जाता है कि एमकेएसपी का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट होगा। एमकेएसपी कृषि क्षेत्र में महिला किसानों के लिए समर्थन और ज्ञान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना को वर्तमान में किस वित्तीय वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, यानी मार्च 2024 के लिए बढ़ाया गया है, 26 के लिए बढ़ाया गया, 29 के लिए बढ़ाया गया, या 2021 के लिए बढ़ाया गया। तो अभी जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वित्तीय वर्ष को बढ़ाया गया वो है आपका मार्च 2029 तक बढ़ाया गया। ठीक है, मार्च 2029 तक क्या किया गया, इस योजना को बढ़ाया गया, यानी इसकी वित्तीय वर्ष की योजना को बढ़ाया गया वर्तमान में। केंद्र सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल यानी ग्रामीण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इस योजना को मार्च 2030 तक 29 तक बढ़ा दिया, जिसमें 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का इसमें निर्माण किया जाएगा। तो इसकी जो टैगिंग की गई है, जो इसका वित्तीय वर्ष जो बढ़ाया गया वो वर्ष 2029 के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्न। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।